आज के टॉपिक में जो है हम मध्यकालीन गुजरात के इतिहास का अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के बाद गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कैसे होती है और कौन इसकी स्थापना करता है। इसके बारे में जो है एक कथन को देखना हमारे लिए ज़रूरी है। वो है प्रोफेसर श्री राम शर्मा का कथन। वो कहते हैं कि जब से महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटकर संसार में उसके धन विज्ञापन कर दिया था, तब से मुसलमान लोग उसे जीतने के लिए सदैव लालायित रहते थे। उस पर अनेक बार आक्रमण किए गए, किंतु अलाउद्दीन के समय में 1297 ईस्वी से पहले कभी उसे दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया जा सका। एक शताब्दी बीतने के बाद गुजरात फिर एक मुस्लिम राज्य बन गया। तो ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने देखा कि महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण से जो मुस्लिम राज्य थे, पड़ोस भारत के पड़ोसी मुस्लिम राज्य थे, वहाँ पर गुजरात की धन संपदा के बारे में अच्छी तरह से जो है एडवर्टीजमेंट हो गया था और सब लोग जो है उस धन संपदा को प्राप्त करने के लिए लालायित थे। लेकिन फिर भी जो है गुजरात को 1297 ईस्वी से पहले दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया गया और 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ष है 1297 ईस्वी। ये एग्जाम पूछा जा सकता है कि गुजरात को दिल्ली सल्तनत में कब मिलाया गया, तो 1297 ईस्वी। किसने मिलाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमने देखा था कि 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे आक्रमण किया था और उस समय वहाँ का शासक कर्ण बघेल था। वो जो है अपनी राजधानी छोड़कर देवगिरी भाग जाता है और गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। लेकिन 100 साल, लगभग 100 साल जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन रहने के बाद वो फिर स्वतंत्र राज्य हो जाता है। अब हम अध्ययन करते हैं कि कौन स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और उसमें कौन कौन शासक होते हैं, देखते हैं। पहला शासक जो था वो था जफर खां और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1401 से 1411 ईस्वी तक। जफर खां को क्या किया जाता है, 1391 में परवर्ती तुगलक शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक द्वारा गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और वो 1401 ईस्वी तक सूबेदार के रूप में कार्य करता है। लेकिन 1401 ईस्वी में जो है वो मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर देता है। मतलब 10 साल तक लगभग वो गुजरात के सूबेदार के रूप में कार्य करता है, लेकिन 1401 ईस्वी में मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण करके वो क्या करता है, गुजरात को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट डेट है कि गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की गई, तो 1401 ईस्वी में। हमने पहले देखा था कि दिलावर खां ने 1401 में मालवा राज्य की भी स्थापना की थी और जफर खां ने भी गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसके साथ और भी राज्य स्वतंत्र होते हैं और उस समय की जो परिस्थिति थी 1398 में तैमूर के आक्रमण के बाद जो परिस्थिति बनी थी, उससे जो है विभिन्न राज्य स्वतंत्र हुए थे और उनमें गुजरात का राज्य भी एक था। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले शासक की। अगला जो शासक आता है वो आता है अहमद शाह प्रथम। कौन सा आता है? अहमद शाह प्रथम। और इसका जो टाइम पीरियड होता है 1411 से 1443 ईस्वी। कितना होता है? 1411 से 1443 ईस्वी, लगभग 32-33 साल तक जो है वो शासन करता है और उसे गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुजरात की स्वतंत्रता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो स्थापना तो जफर खान ने की थी, लेकिन उसने कोई उपाधि वगैरह धारण नहीं की थी। जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक वास्तविक जो संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। वैसे ही आपके गुजरात के स्वतंत्र राज्य की स्थापना जफर खान ने की थी, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक था वो अहमद शाह प्रथम था। अहमद शाह प्रथम ने जो है 1413 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे प्राचीन असवाल कस्बे के स्थान पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है कि अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी, तो अहमद शाह प्रथम ने। कब की थी? 1413 ईस्वी में। किसके स्थापना स्थान पर की थी, तो प्राचीन असवाल जो कस्बा था उसके स्थान पर की थी। और स्थापना करने के बाद वो अपनी राजधानी अहमदाबाद को बनाता है और उससे पहले जो उसकी राजधानी होती है वो कौन सी होती है? पाटन। कौन सी होती है? पाटन। जैसे हमने देखा था कि मालवा की पहले राजधानी धार थी, बाद में होशंग शाह द्वारा जो है मांडू को राजधानी बनाया जाता है। वैसे ही जो है
गुजरात की पहले राजधानी पाटन थी, बाद में अहमदाबाद को राजधानी बनाया जाता है। अहमद शाह जो था वो धार्मिक रूप से कट्टर था, धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने गुजरात में हिंदुओं पर पहली बार जजिया लगाया था। गुजरात के हिंदुओं पर जो पहली बार जजिया किसने लगाया था? आपके अहमद शाह प्रथम ने। जो भारत में जो है पहली बार जो है जजिया लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन गुजरात में जो है हिंदुओं पर पहली बार जजिया लगाने वाला व्यक्ति कौन था? अहमद शाह प्रथम। उसने सिद्धपुर के मंदिरों को भी नष्ट किया था, उसने सिद्धपुर के मंदिरों को नष्ट किया था। तो इस प्रकार वो धार्मिक रूप से असहिष्णु शासक था। अहमद शाह ने मालवा के शासक हुसैन शाह को पराजित कर धार पर अधिकार कर लिया था। अहमद शाह ने क्या किया था? मालवा का जो शासक था हुसैन शाह, उसको पराजित करके धार जो उसकी राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया था। ठीक है। अहमद शाह ने अहमदाबाद में जामा मस्जिद और 3 दरवाजा का निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो हर शहर में जो है ज़्यादातर जामा मस्जिदें बनाई गई थी, लेकिन अहमदाबाद में जो जामा मस्जिद बनवाई गई थी वो अहमद शाह द्वारा बनवाई गई थी। मिस्र के विद्वान बदरुद्दीन दमामिनी ने अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की। तो ये पूछा जा सकता है कि मिस्र के कौन से विद्वान ने जो है अहमद शाह के समय गुजरात की यात्रा की? तो बदरुद्दीन दमामिनी ने। और उसने जो है सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वो अहमद शाह जो है वो सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान है। सुल्तानों में विद्वान और विद्वानों में सुल्तान है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा था, किसके बारे में कहा था? ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला जो हम देखते हैं, अगला जो शासक आता है वो आता है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। कौन सा आता है? गयासुद्दीन मोहम्मद शाह। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1443 से 1451 ईस्वी, 1443 से 1451 ईस्वी। और ये जो था अहमद शाह का पुत्र था। किसका पुत्र था? अहमद शाह, जो हमने पहले शासक पढ़ा था, अहमद शाह का पुत्र था। इसमें सैनिक निपुणता का अभाव था। मतलब ये जो है इसमें सैनिक निपुणता, सैनिक तक वह गुण जो है सेनापतित्व के गुण उसमें नहीं थे। ये उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, अतः उसे करीम या दयालु कहा जाता है। करीम या दयालु कहा जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि गुजरात के कौन से शासक को जो है करीम कहा जाता है? तो गयासुद्दीन मोहम्मद शाह को। इसे जरबख्श भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरबख्श भी कहा जाता है। जरबख्श का मतलब क्या होता है? स्वर्णदान करने वाला, स्वर्णदान करने वाला। तो ये दो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। इसके बाद जो है गयासुद्दीन मोहम्मद शाह के बाद दो शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन और दाऊद। इनका जो टाइम पीरियड होता है 1451 से 1459 ईस्वी। इनके बारे में जो है कुछ ऐसे तथ्य नहीं है जिनका उल्लेख किया जा सके। ठीक है। अब जो है हम अगले शासक के बारे में बात करते हैं। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो था महमूद शाह बेगड़ा। कौन सा था? महमूद शाह बेगड़ा। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1459 से 1511 ईस्वी तक होता है। 1459 से 1511 ईस्वी तक होता है। ये अहमद शाह का पुत्र था। अहमद शाह का पुत्र था जिसने अहमदाबाद की स्थापना की थी, उसका पुत्र था। इसका मूल नाम फतेह खां था। इसका मूल नाम क्या था? फतेह खां था। ये विभिन्न एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि महमूद शाह बेगड़ा का मूल नाम क्या था? फतेह खां। महमूद शाह ने 1466 ईस्वी में गिरनार के राजा राव मंडलिक को परास्त कर गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर को बसाया था। तो महमूद शाह ने क्या किया था? 1466 ईस्वी में गिरनार का जो राजा था राव मंडलिक, उसको परास्त करके गिरनार के निकट जो है एक नगर बसाया था, उसका नाम था मुस्तफाबाद। तो ये पूछा जा सकता है कि मुस्तफाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? तो महमूद शाह बेगड़ा ने। महमूद शाह ने 1482 ईस्वी में चंपानेर के राजा जयसिंह को परास्त कर चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नामक नगर बसाया और वहां पर बाग ए फिरदौस बनवाया। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1482 ईस्वी में जो महमूद शाह क्या करता है, चंपानेर का राजा जय सिंह को परास्त करके चंपानेर के निकट एक दूसरे नगर की स्थापना कराता है, उसका नाम था मोहम्मदाबाद। तो इस प्रकार दो नगरों की उसने स्थापना करवा दी, मुस्तफाबाद और मोहम्मदाबाद। और मोहम्मदाबाद के पास जो है उसने बाग ए फिरदौस बनवाया, बाग ए फिरदौस बनवाया। मतलब बाग ए फिरदौस मतलब जन्नत का बाग, है ना, बहुत ही सुंदर बाग बनवाया था। गिरनार व चंपानेर की विजय के कारण महमूद शाह को बेगड़ा की उपाधि प्राप्त हुई थी। ज्यादातर लोगों को मानना है कि गिरनार व चंपानेर की विजय के कारण जो है उसे बेगड़ा की उपाधि प्राप्त हुई थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी बहुत बड़ी मूछ थी, और जो गुजरात में जो है लंबी मूछों वालों को बेगड़ा कहा जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, महमूद शाह बेगड़ा दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन व मित्र थे।
मतलब जो है ये पूछा जा सकता है कि महमूद शाह बेगड़ा दिल्ली के कौन से सुल्तान के समकालीन था, तो सिकंदर लोदी के समकालीन था। ये मित्र थे, हाँ, उपहारों का आदान प्रदान भी करते थे। ठीक है। इसके समय में यूसुफ बिन अहमद ने इब्ने खलिकान की पुस्तक जीवनी कोश का फारसी में अनुवाद मजरूल इंसान नाम से किया, जो महमूद शाह बेगड़ा को समर्पित है। मतलब जो है उसके समय में एक विद्वान होता है यूसुफ बिन अहमद, वो क्या करता है, खलिकान की पुस्तक जो है जीवनी कोश, उसका फारसी भाषा में अनुवाद करता है, और उसका नाम क्या होता है, मंजूल इंसान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये किताब जो है महमूद शाह बेगड़ा को समर्पित है। बेगड़ा के दरबारी कवि उदयराज ने सुल्तान की प्रशंसा में महमूद चरित्र नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। तो ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि महमूद चरित्र की रचना किसने की, उदयराज ने। ठीक है। और वो उदयराज जो है कौन से सुल्तान के दरबार में था, तो महमूद शाह बेगड़ा के दरबार में। राज विनोद नामक बेगड़ा की आत्मकथा भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी थी। तो राज विनोद नामक बेगड़ा की जो आत्मकथा है उसको भी उदयराज ने संस्कृत में लिखी थी। बेगड़ा ने द्वारका जगत को भी जीता और वहाँ कई मंदिरों को नष्ट किया। तो द्वारका में जो जगत है उसको जूटा और जो है वहाँ कई मंदिरों को नष्ट किया। बेगड़ा ने फारस, तुर्की व मिस्र के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तो जो है गुजरात जो है एक समुद्र तटीय राज्य है, और वहाँ उसने जो है विन जो देश थे, फारस, तुर्की और मिस्र के साथ जो है उन्होंने विदेश संबंध स्थापित किए। ठीक है। और उनके साथ में जो है मित्रपूर्ण संधियाँ की। ठीक है। और उनकी सहायता से विभिन्न अभियान भी किए। ठीक है। 1508 ईस्वी में बेगड़ा ने मिस्र के सुल्तान की मदद से नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1508 ईस्वी में जो है बेगड़ा ने क्या किया, मिस्र के सुल्तान की मदद से, मतलब मिस्र के सुल्तान से उसके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और उसकी मदद से वो क्या करता है, नौसेना युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित कर देता है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण रोचक बातें हैं जो विभिन्न विद्वानों ने उसके बारे में लिखी है। उनमें बारबोसा और बार्थेमा मुख्य हैं। देखो, बारबोसा लिखता है कि बचपन में उसे जहर का सेवन करवाया गया था। बचपन में उसे जहर का सेवन करवाया गया था। अतः बेगड़ा इतना जहरीला था कि उस पर मक्खी बैठने पर वह तुरंत मर जाती थी। वह बहुत पेटू था और रात को सोते समय बिस्तर के दोनों तरफ खाना रखकर सोता था। वह नींद में भी खा लेता था। मतलब ये कुछ बातें कही गई है, ये सत्य भी हो सकती है। ठीक है। कि बचपन में जो है वो बहुत ही वो जहर का सेवन करवाया गया था और जहरीला व्यक्ति था, और मक्खी उसके ऊपर बैठते ही मर जाती थी। इसके अलावा जो है वो बहुत ही पेटू था, बहुत ज़्यादा खाना खाता था। ठीक है। और रात को बिस्तर के दोनों तरफ जो है खाना रख के सोता था, और जब भी भूख लगती थी तो नींद में ही वो खा लेता था। ठीक है। इसके अलावा वो खुद भी कहता है कि अगर मैं जो है सुल्तान नहीं बनता तो भूखा मर जाता। ठीक है। इतना पेट कैसे कहाँ से भरता। बारथेमा जो है उसके बारे में कहता है कि उसकी मूछें इतनी लंबी थी कि वह उसे सिर के पीछे बांधता था। बारथेमा क्या कहता है कि उसकी बहुत लंबी मूछें थी और वो उनको सिर के पीछे बांधता था। बारथेमा और लिखता है कि केम्बे के राजकुमार का प्रतिदिन का भोजन एक गधा, वेसिलिस्क और मेंढक था। मतलब वो बारथेमा क्या कहता है, केम्बे गुजरात का जो राजकुमार था, ये महमूद शाह बेगड़ा के बारे में है, कि उसका प्रतिदिन का जो भोजन था एक गधा, वेसिलिस्क और मेंढक था। तो ये कुछ रोचक बातें हैं। अब जो अगला शासक आता है वो आता है मुजफ्फर शाह द्वितीय। मुजफ्फर शाह द्वितीय, इसका जो टाइम पीरियड होता है 1511 ईस्वी से 1526 ईस्वी, 1511 से 1526 ईस्वी। ये मुजफ्फर शाह द्वितीय जो था महमूद शाह बेगड़ा का पुत्र था। महमूद शाह बेगड़ा का पुत्र था। उसने मेदिन राय को परास्त करके, जो चंदेरी का शासक था मेदिन राय, उसको परास्त करके महमूद खलजी द्वितीय को पुनः मालवा के तख्त पर बैठाया था। पुणे मालवा के तख्त पर बैठाया था किसको, महमूद खिलजी द्वितीय को। इससे उसे महाराणा सांगा से युद्ध करना पड़ा, जिसमें मुजफ्फर शाह पराजित हुआ। मतलब मेदिन राय जो है पहले महमूद खिलजी को पराजित कर देता है, फिर बाद में महमूद खिलजी जो है मुजफ्फर शाह से सहायता मांगता है, फिर मुजफ्फर शाह जो है उसकी सहायता करके जो है मेदिन राय को परास्त कर देता है। फिर मेदिन राय राणा सांगा के पास चला जाता है और राणा सांगा की सहायता से मुजफ्फर शाह को पराजित कर देता है। दयालुता कारण इसे मुजफ्फर हलीम के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है मुजफ्फर हलीम किसे कहा जाता है, तो मुजफ्फर शाह को। देखो, मुजफ्फर शाह दो है, मुजफ्फर शाह प्रथम और मुजफ्फर शाह द्वितीय। जो जफर खां था उसने भी मुजफ्फर शाह की उपाधि धारण की थी। मुजफ्फर शाह द्वितीय के दरबार की मुख्य नर्तकी बाई जाऊ थी। कौन सी थी, बाई जाऊ थी। इसके बाद में शासक आता है सिकंदर।
और उसका जो टाइम पीरियड 2-3 महीने होता है, वो 1526 में शासक बनता है और 1526 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब जो है हम बात करते हैं, जो अगला शासक है वो है बहादुर शाह। उसका जो टाइम पीरियड होता है 1526 से 1537 ईस्वी, 1526 से 1537 ईस्वी। ये गुजरात का अंतिम शासक था। उसके काल में गुजरात की शक्ति चरम पर पहुंच गई। उसके काल में जो गुजरात जो है बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया था। मतलब मालवा का जो उसका पड़ोसी राज्य था उसको जीतकर गुजरात में मिला लिया। कब मिला लिया? 1531 में। वो महत्वपूर्ण वर्ष है। बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में तुर्की नौसेना की सहायता से पुर्तगालियों की नौसेना को दीव में पराजित किया तथा वहां पर विजय स्तंभ बुर्जे बहादुर शाही का निर्माण करवाया। देखो, बहादुर शाह ने भी जो है पुर्तगालियों को पराजित किया। महमूद शाह बेगड़ा ने पुर्तगालियों को पराजित किया। महमूद शाह बेगड़ा ने मिस्र की सहायता से किया था और बहादुर शाह ने तुर्की नौसेना की सहायता से जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और वहाँ दीव में ही जो है उसने बुर्जे बहादुर शाही का निर्माण करवाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। बहादुर शाह ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया। मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। देखो, बहादुर शाह जो है मेवाड़ पर भी आक्रमण करता है। उस समय वहाँ का शासक विक्रमाजीत होता है। ठीक है। और उसको पराजित करके मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। और जो राणा सांगा की वाइफ जो होती है कर्णावती, वो मतलब उसका विरोध करती है और हुमायूं से सहायता भी मांगती है, लेकिन हुमायूं उसके समय पर सहायता नहीं करता है। ठीक है। और बाद में कर्णावती जौहर कर लेती है। अब जो हम बात करते हैं, बहादुर शाह के विश्वास पात्र नरसिंह देव और पृथ्वीराज थे। ये पूछा जा सकता है कि नरसिंह देव और पृथ्वीराज किसके विश्वास पात्र थे, किसके दरबार में थे? तो ये बहादुर शाह के दरबार में थे। नरसिंह देव जो थे वो ग्वालियर के थे और पृथ्वीराज जो थे राणा सांगा के भतीजे थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहादुर शाह ने महान संगीतज्ञ मंज कलाउत को अपना संरक्षण प्रदान किया। तो ये पूछा जा सकता है, मंज कलाउत जो है किसके दरबार में था? तो बहादुर शाह के दरबार में था। 1535 में बहादुर शाह हुमायूं से पराजित हुआ। फिर बाद में हम देखते हैं कि हुमायूं जो है बाबर के बाद में शासक बनता है और वो 1535 में क्या करता है, बहादुर शाह को पराजित कर देता है और पराजित करके गुजरात पर अधिकार कर लेता है। लेकिन बाद में जो है 1536 में वो वापस गुजरात पे अधिकार कर लेता है। फिर बाद में 1537 में, एक साल बाद में, बहादुर शाह की जो है पुर्तगालियों द्वारा धोखे से हत्या कर दी जाती है। जब वो संधि के लिए जहाज पर जाता है तो उसको जहाज में फेंक दिया जाता है, या वो अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो अंतिम महान शासक था गुजरात का, बहादुर शाह। ठीक है। जब बहादुर शाह की मृत्यु हुई थी उसमें जो पुर्तगाली गवर्नर था वो था नोनो डी कुन्हा। ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में जो है हमने गुजरात के इतिहास के बारे में अध्ययन किया। ठीक है। फिर बाद में 1572 ईस्वी में जो है अकबर गुजरात पे अधिकार कर लेता है। ठीक है। इसी के साथ में जो है गुजरात का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो जाता है।